हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल आर्या कोचिंग पर। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर अब हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, आज हम चैप्टर नंबर 2 के वो क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी है पढ़ना, और हम केवल और केवल उन्हीं क्वेश्चंस को लाते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए बहुत जरूरी है। ओके, सो चलो आज की क्लास को हम लोग शुरू करेंगे। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो भैया अपने दोस्तों के साथ में इसे जरूर शेयर करिएगा। और अगर आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है चैप्टर नंबर 1 का, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा प्रीवियस वीडियो का। तो आप उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा। मैं एक बात आपसे कह सकता हूं कि अगर आप हमारे साथ, ये जो हमारे पास अभी जो समय है 20-25 दिन का, अगर इस समय को अगर आप हमारे साथ बिताते हैं, कहने का मतलब है हमारी आने वाली सभी क्लासेस देख लेते हैं 20-25 दिन तक, तो आपने अगर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा था फिजिक्स में, फिर भी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ये मैं आपसे वादा करता हूं। अगर आपने पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर अभी कुछ भी नहीं पढ़ा है तब भी आप हमारे साथ मिलकर चलिए। मैं आपको वो क्वेश्चंस बताऊंगा जो आपके लिए सिर्फ जरूरी हैं, और फालतू की बातें कुछ भी नहीं करूंगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को। भैया आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 के क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 के सारे क्वेश्चंस जो बहुत जरूरी थे, मैंने पिछले वाले वीडियो में डेरिवेशंस, उसकी परिभाषाएं, वो मैंने सारे पिछले वाली वीडियो में बता दिए थे। आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 2 के जो डेरिवेशंस हैं, जो परिभाषाएं हैं, वो हम लोग समझेंगे, करेंगे, और याद तो हो ही जाएगा। अगर आपको कुछ भी पसंद आता है तुरंत नोट कर लीजिएगा। अदरवाइज आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जाइएगा, आप आर्या कोचिंग जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा इसी लोगो वाला एक चैनल। जैसे ही आप उसको ज्वाइन करते हैं तो वहां पर आपको सारी पीडीएफ हर चैप्टर की मिल जाएगी। आप आसानी से उनको पढ़ सकते हैं और अच्छा फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और हम लोग क्या करते हैं, आज चैप्टर नंबर 2 की कहानी शुरू कर रहे हैं। चलो देखिएगा, सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 में आपको पढ़ना है वैद्युत विभव। ठीक है, वैद्युत विभव क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ही है, तो यहां पर हमें सबसे पहली चीज आपको जो पढ़नी है वो वैद्युत विभव के बारे में पढ़ना है। आखिर वैद्युत विभव क्या होता है, ठीक है, समझेंगे। हर कॉन्सेप्ट को समझ करके, परिभाषाएं हम याद नहीं करेंगे, रट्टाफिकेशन वाला कोई काम नहीं होने वाला। यहां पर याद रखिएगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और आसानी से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलो वैद्युत विभव क्या होता है याद रखिएगा। अगर कोई आवेश, जैसे मान लिया कोई आवेश है Q, ठीक है, और इस आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाना है। ये जो आवेश है, इस आवेश को किसी भी ये मान लिया वैद्युत क्षेत्र है, इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर मान लिया कोई एक बिंदु है, इस बिंदु तक उस आवेश को लाना है। तो जब हम इस आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाएंगे तो वहां से आवेश को बिंदु ए तक लाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा। उस कार्य को हम लिखेंगे W। तो जो कार्य किया जाएगा आवेश को लाने में, वो कार्य, और जिस आवेश को हम ला रहे हैं उस आवेश का जो अनुपात होगा, कार्य और आवेश का जो अनुपात होगा, उसी को हम वैद्युत विभव कहेंगे, जिसे V से व्यक्त करेंगे। किससे व्यक्त करेंगे? V से। तो किसी आवेश को कहां लाना है? वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाना है। और वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो कार्य किया जा रहा है, अच्छा एक बात याद रखना, कहां से लाना है? तो इस आवेश को हमें लाना है अनंत से। अनंत मतलब बहुत दूर, बहुत दूर। मैंने यहां पर दिखा दिया है क्यों इतनी नजदीक, लेकिन मैं बात कर रहा हूं अनंत की। अगर ये आवेश अनंत पर रखा हो, जैसे मान लिया ये डॉट 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 कर दिया, और डॉट 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 का मतलब ये अनंत दूरी की बात दर्शा रहा है। ठीक है, तो अगर कोई आवेश अनंत पर रखा है और उसको वैद्युत क्षेत्र के भीतर हम लाते हैं तो कुछ कार्य करना पड़ेगा W, और जो आवेश लाएंगे उस आवेश का जो अनुपात होगा उसी को वैद्युत विभव कहेंगे। तो परिभाषा हम क्या बोल सकते हैं? किसी आवेश को, आप लिख सकते हैं इस परिभाषाओं को, या फिर आप PDF डाउनलोड करेंगे तो वहां पर आपको लिखी लिखाई मिल भी जाएगी। किसी आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य,
मतलब W तथा उस आवेश मतलब Q के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। इसे V से व्यक्त करते हैं। अगर मैं इसके मात्रक की बात करूं तो भैया W मतलब कार्य, कार्य का मात्रक होता है जूल, तो इसका मात्रक हो जाएगा जूल, और बटे में है Q आवेश का मात्रक होता है कूलाम, जूल प्रति कूलाम इसका मात्रक होगा। और भाई याद रखना जूल प्रति कूलाम को हम शॉर्ट में केवल वोल्ट भी बोलते हैं। तो जूल प्रति कूलाम या वोल्ट बराबर के मात्रक हैं, छोटे बड़े नहीं है, और दोनों किसके मात्रक हैं? वैद्युत विभव के मात्रक हैं। ओके, तो मेरे ख्याल से आप वैद्युत विभव को समझ गए होंगे। और अगर आपने वैद्युत विभव को समझा है तो याद रखना V बराबर में W/Q, ये फार्मूला आप याद रखना, बहुत काम आने वाला है आगे। ठीक है, साथ ही साथ में अगर मैं यहां से W निकालूं, मैं कहूं अगर कोई आवेश है Q और इसको V विभवांतर द्वारा किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक मतलब ले जाया जाता है, V विभवांतर होता है, ठीक है, उन दोनों बिंदुओं के बीच का, तो उससे कितना कार्य करना पड़ेगा। तो अगर आपको कार्य निकालना हो, आवेश दिया हो, विभवांतर दिया हो, मैंने कह दिया कि कोई आवेश है Q और इस आवेश को A पर है, इसको B पर ले जाना है, और दोनों बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर है वो V है, तो यहां से यहां तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? तो सिंपल है, W निकालना है आपको, W बराबर Q इंटू V। W बराबर में Q इंटू V, आवेश गुणे वैद्युत विभव होता है कार्य। ओके, वैद्युत विभव के पदों में कार्य का फॉर्मूला क्या है? आवेश गुणा वैद्युत विभव। बात क्लियर है? देखो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपके न्यूमेरिकल्स के लिए, तो इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, ये परिभाषा जहां तक तो नहीं पूछी जाएगी, ये पूछी नहीं जाएगी, लेकिन आपके आगे के कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने आपको बताया है, और इनको याद रखिएगा। V बराबर W/Q और W बराबर में Q इंटू V। Q मतलब आवेश, V मतलब वैद्युत विभव। ठीक है, मैं आपसे बाद में पूछूंगा, आपको बताना है। मात्रक याद रखिएगा, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट है। ठीक है, तो वैद्युत विभव आपने जाना। वैद्युत विभव के बाद में अगर आप ध्यान से देखेंगे एक और बात, तो जरा समझिए। वैद्युत विभव के बाद में मैं आपको बताता हूं वैद्युत विभवांतर। किसके बारे में बताता हूं मैं आपको? वैद्युत विभवांतर के बारे में आपको बताता हूं। सॉरी, वैद्युत विभवांतर कह सकते हैं, चलो मैं बता देता हूं वैद्युत विभवांतर। ठीक है, वैद्युत विभवांतर। भैया सुनो, वैद्युत विभव हम लोग ने जान लिया है, वैद्युत विभवांतर क्या होता है। तो मान लिया कोई वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र, अब की बार आवेश, वैद्युत विभव वैद्युत विभवांतर में बहुत हल्का फर्क होता है, ध्यान से समझना। अभी आवेश कहां पर था? अनंत पर। अब की बार अनंत पर आवेश नहीं है, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी एक बिंदु पर आवेश रखा है Q, और इस बिंदु A से कोई दूसरा बिंदु है B, इस आवेश को A से B तक ले जाना है। ये दोनों बिंदु, अभी पहले आवेश कहां रखा है? Q पर ही रखा है, मतलब वैद्युत क्षेत्र के भीतर ही है। दूसरा बिंदु कहां है? वैद्युत क्षेत्र के भीतर ही है, और बिंदु A से B तक ले जाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा, जिसे हम बोलेंगे W, और जो आवेश ले जाया जाएगा उस आवेश के अनुपात को हम वैद्युत विभवांतर बोलेंगे। मतलब किसी आवेश को अनंत से जब लाते हैं और अनंत से किसी बिंदु तक लाते हैं, तब जो किया गया कार्य और उस आवेश का अनुपात होता है वो बोला जाता है वैद्युत विभव। लेकिन अब की बार आवेश को अनंत से नहीं ला रहे, किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य प्राप्त होगा, उस कार्य और उस आवेश के अनुपात को वैद्युत विभवांतर बोलेंगे। नॉर्मली हम लोग वैद्युत विभवांतर को डेल्टा V से व्यक्त करते हैं, केवल V से भी व्यक्त कर लेते हैं, बहुत जगह केवल V से भी व्यक्त करेंगे, डेल्टा V से व्यक्त कर लेते हैं, या फिर आप ऐसे VB माइनस VA भी लिख सकते हैं, W/Q। ओके, VB मतलब जहां पर ले जाया जा रहा है, और VA जहां से लाया गया है आवेश को। ठीक है, तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं, मात्रक वही रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैद्युत विभवांतर ज्यादा खास कोई बात नहीं है, इस वजह से मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, चलो, सॉरी कहां गिर रहे हो भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम लोगों को पढ़ना जो है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, वो है समविभव पृष्ठ। भाई समविभव पृष्ठ। ठीक है, सुनिएगा। दूसरा मैंने आपको बताया है समविभव पृष्ठ। ठीक है, समविभव पृष्ठ क्या होता है? देखो, समविभव पृष्ठ की जो परिभाषा है ना, इसका जो अर्थ है वो भाई ये शब्द खुद ही बता रहा है, और ये क्या है मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लिया कोई आवेश है, ठीक है, कोई आवेश है Q, इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र बनाया होगा इस आवेश ने अपने चारों ओर। ठीक है,
अब यहां पर आप आएंगे तो इस बिंदु पर, इस आवेश के कारण इस बिंदु पर कुछ वैद्युत विभव उत्पन्न हुआ होगा, मान लिया V होगा। यहां पर जो वैद्युत विभव होगा क्या हो जाएगा, कुछ कम हो जाएगा, क्योंकि उसका प्रभाव जैसे जैसे दूर जाएंगे वैद्युत विभव कम होता चला जाता है। ये सिंपल बात याद रखना भाई। आवेश, धनात्मक आवेश के बाहर की ओर जैसे आप बढ़ते चले जाएंगे, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जैसे आप बढ़ते जाते हैं, तो वैद्युत विभव का मान धीरे धीरे कम होता चला जाता है। सिंपल बात है, ठीक है। अच्छा जरा ध्यान से देखिए, मैंने क्या बताया, यहां पर आवेश V है, यहां पर आवेश अब V नहीं होगा, V से कुछ तो कम हो गया होगा ना, कुछ कम हो गया होगा। चलो कोई बात नहीं है, कुछ कम हो गया होगा। लेकिन अगर मैं यहां पर पूछूं कितना होगा, जितनी दूरी पर ये है उतनी ही दूरी पर यहां पर एक बिंदु हो अगर, तो यहां पर वैद्युत विभव भी V होगा। अगर मैं इतनी ही दूरी पर इधर साइड में कोई बिंदु ले लूं तो यहां पर भी वैद्युत विभव V होगा। अगर उतनी ही दूरी पर यहां पर कोई वैद्युत विभव ले लूं तो यहां पर भी वैद्युत विभव क्या होगा, V ही होगा। तो इन सभी जगहों पर वैद्युत विभव V होगा। हम कह सकते हैं एक ऐसा पृष्ठ यहां पर हम बना सकते हैं, उस पृष्ठ पर जितने भी बिंदु स्थित होंगे, इन सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर होगा। जितना यहां पर विभव होगा उतना यहां पर होगा, उतना ही यहां पर होगा, उतना ही यहां पर, उतना ही यहां पर। हर जगह पर वैद्युत विभव क्या होने वाला है, बराबर होने वाला है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो पृष्ठ होगा जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव समान होगा, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, समविभव पृष्ठ। क्या बोलेंगे, समविभव पृष्ठ। ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे ये बात को। ठीक है, तो समविभव पृष्ठ क्या है, मैंने बताया कि वैद्युत क्षेत्र में, देखो समविभव पृष्ठ हमेशा वैद्युत क्षेत्र के भीतर ही होगा, बाहर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि विभव वहीं पर बनेगा जहां पर वैद्युत क्षेत्र होगा। ठीक है, तो मैंने बताया वैद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित एक ऐसा पृष्ठ, और ये पृष्ठ कहीं पर खिंचा नहीं होगा, ये काल्पनिक पृष्ठ ही होगा। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव समान होता है, वो पृष्ठ क्या कहलाता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। बात क्लियर है, समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत इजी बात है। ठीक है, तो समविभव पृष्ठ के बारे में आपने जान लिया। अब जरा ध्यान से देखिए, समविभव जैसे पृष्ठ आप जब जानेंगे तो इससे संबंधित 2-3 बातें और जान लेते हैं। वो क्या है, समविभव पृष्ठ की खासियत क्या होती है, इसका गुण क्या है, जरा समझना जरा। जैसे हमने बोला कि ये एक आवेश था और इस आवेश से ये एक समविभव पृष्ठ इसके चारों ओर बन रहा है, मान लिया। ठीक है, ये एक बिंदु A है और ये एक बिंदु B है। यहां का विभव 10 वोल्ट, एग्जाम्पल ले लिया मैंने, 10 वोल्ट है, तो यहां का भी 10 ही वोल्ट होगा, क्योंकि समविभव पृष्ठ पर जितने भी आवेश होते हैं, जितने भी बिंदु होते हैं, हर बिंदु पर विभव क्या होता है, समान होता है। तो इसका मतलब है हर बिंदु पर विभव समान होगा। ठीक है, तो पहली क्वालिटी तो समविभव पृष्ठ की यह है कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होता है, समान होता है। ठीक है, दूसरी बात, अगर समविभव पृष्ठ के किसी एक बिंदु से कोई आवेश को एक बिंदु से दूसरे स्थान तक या दूसरे बिंदु तक ले जाना हो, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक हमें अगर किसी आवेश को लाना हो, ठीक है, वो दोनों बिंदु कहां पर हो, समविभव पृष्ठ पर ही स्थित हो अगर, तो इसमें कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। मतलब समविभव पृष्ठ पर स्थित दो बिंदुओं के बीच में अगर आवेश को स्थानांतरित करना हो, यहां से वहां ले जाना हो, तो उसमें कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। कारण क्या है, क्योंकि कार्य का फॉर्मूला अभी हमने देखा है, W बराबर में Q इंटू V, V मतलब डेल्टा VR, डेल्टा V मतलब विभवांतर है। ओके, यहां पर मैंने बोला कि Q क्या है, मान लिया Q आवेश हम ले जा रहे हैं, तो Q W कितना होगा, Q इंटू डेल्टा V मतलब इनका विभवांतर, और विभवांतर A और B के बीच का जो विभवांतर होगा, जरा बताइए क्या होगा। तो A और B के बीच इसका विभव 10 है, इसका विभव भी 10 है, तो विभव के बीच में अंतर क्या है, 0। भाई 10 यहां भी 10 यहां भी, अंतर कुछ है, विभव में कोई अंतर है ही नहीं। अगर यहां 12 होगा तो यहां भी 12 होगा, क्योंकि समविभव पृष्ठ है, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान ही होने वाला है। तो यहां 10 है तो यहां भी 10 है, तो विभव में कोई अंतर ही नहीं है, तो विभवांतर 0 होगा। ओके, तो विभवांतर क्या हो गया, 0। सो W बराबर में Q और 0 का मल्टीप्लाई 0, मतलब कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। ये याद रखना कि जब किसी समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाते हैं तो उस पर कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। ठीक है, बात क्लियर है।
ओके। तीसरी बात आप ये भी याद रख सकते हैं कि समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या होता है, शून्य होता है। मैंने अभी बताया कि यहां भी 10 होगा, यहां भी 10 होगा, तो विभव में कोई अंतर ही नहीं है, तो इसका मतलब विभवांतर क्या है, शून्य है। ये 2-3 बातें आप याद रखें, पूछ दी जाती हैं समविभव पृष्ठ के बारे में। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं और अगली चीज जो आपको पढ़ना है ना, वो क्या है जरा समझते हैं। अगली चीज आपको पढ़ना है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। भाई मैंने क्या बोला, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। जैसे अभी हम लोगों ने पिछले वाली क्लास अगर आपने देखी होगी, भैया नहीं देखी है तो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। चैप्टर नंबर 1 का पूरा रिवीजन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने आपको बताए हैं। एक काम यार एक करना, कुछ नहीं करना, चलो ठीक है, पढ़ाई कर लेना, ठीक है। चलो ध्यान से देखिए, मैं अब क्या आपको एक डेरिवेशन बताने वाला हूं जो है वैद्युत द्विध्रुव की। वैद्युत द्विध्रुव कल हमने बताया था क्या होता है, क्या कैसे क्या होता है, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। अच्छा, कल वाले दिन हमने ऐसे ही कुछ देखा था, वैद्युत ध्रुव की अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन यहां पर अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं, वैद्युत विभव देखने वाले, ठीक है। तो वैद्युत ध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, इस डेरिवेशन को करने के लिए आपको जरूरत पड़ने वाली है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का सूत्र। अब ये आपको पता होना चाहिए। मान लिया अगर मैंने कह दिया कोई आवेश है भैया Q और इससे r दूरी पर एक बिंदु P है, यहां पर वैद्युत विभव कितना होगा इस आवेश के कारण, तो कितना होगा इसके लिए फार्मूला है। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का सूत्र क्या होता है, याद रखना, V बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q/R। ये होता है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का सूत्र। एक बात याद रखना, अगर आवेश धनात्मक है तो ये धनात्मक रहेगा, अगर आवेश ऋणात्मक है तो ये विभव भी ऋणात्मक हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, हलवा है, अभी हम लोग करने वाले इस फॉर्मूले का इस्तेमाल, ठीक है। मैंने कल बताया था वैद्युत किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q/R²। बिंदु आवेश कारण वैद्युत विभव का फॉर्मूला क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R। बस R यहां है, यहां पर R² होता है और कोई ज्यादा विशेष अंतर नहीं है, ठीक है। चलो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल अभी हम करने वाले हैं, कैसे, इस डेरिवेशन में। चलो आइए करते हैं। वैद्युत ध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव ज्ञात करना है, तो एक वैद्युत ध्रुव बनाइए आप। ये हमने मान लिया एक वैद्युत ध्रुव है और मैंने बताया था वैद्युत ध्रुव पर दो आवेश होते हैं, एक -Q है, एक सिरे पर +Q आवेश है। इसकी दूरी को मान लिया ये AB है नाम, और इसका मध्य बिंदु O हमने दे दिया है। एक तरफ की लंबाई को L मानते थे, दूसरी तरफ की लंबाई को भी L मानते हैं। और अक्षीय स्थिति का मतलब यहां पर इस साइड में कोई बिंदु है P, जो मध्य बिंदु से O से R दूरी पर है। मान लेते हैं बिंदु P की दूरी कितनी है, R है, और इस बिंदु P पर आपको क्या ज्ञात करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अच्छा, वैद्युत विभव ज्ञात करना है तो कैसे, ध्यान से देखिए, कौन वैद्युत विभव कौन बनाता है, आवेश। आवेश यहां पर कौन है, दो है, एक -Q एक +Q, ठीक है। तो -Q आवेश की बिंदु P से दूरी कितनी है, आप बताइए जरा, कोई बताएगा। -Q या +Q आवेश से बिंदु P की दूरी कितनी है, आपको दूर से दिख रही है, ये दूरी कही जाएगी। +Q आवेश से बिंदु P की दूरी क्या है, ये, और ये दूरी कितनी कही जाएगी, R। नहीं, R तो O तक की दूरी है, R से हम L घटा देंगे तो R - L होगा +Q आवेश से बिंदु P की दूरी। मैं लिख देता हूं +Q आवेश से बिंदु P की दूरी भैया कितनी है, R से L घटाइए आप। और अगर मैं -Q आवेश से बिंदु P की दूरी पूछूं तो R में L जोड़ोगे तब -Q आवेश से बिंदु P की दूरी होगी, तो हम लिख सकते हैं R + L। ओके ओके, आपको क्या करना है, आपको करना है इसके कारण विभव निकालना है यहां पर, फिर इसके कारण विभव निकालना है, दोनों को जोड़ लेना है, कुल वैद्युत विभव निकाल लेना है बिंदु P पर, ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं +Q आवेश कारण बिंदु P पर विभव, क्या, +Q
आवेश के कारण P पर क्या विभव, या वैद्युत विभव, कुछ भी लिखिए, V1 कर दें। V1 बराबर में क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हमारे पास, किसी भी बिंदु आवेश कारण बिंदु P पर विभव, मैंने अभी बताया है आपको फॉर्मूला, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R। तो फॉर्मूला लगाइए आप, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q क्या है, तो Q ही है, अपान में R मतलब दूरी, और प्लस Q आवेश की दूरी जो है वो R नहीं है, कितनी है, R माइनस L, तो R की जगह पर R माइनस L लिखिए, समीकरण 1, ठीक है। इसी प्रकार हम क्या करने वाले हैं, अब माइनस Q आवेश के कारण विभव निकालिए आप, माइनस Q आवेश के कारण P पर विभव। भाई माइनस Q आवेश कारण जब आप P पर विभव निकालेंगे तो फार्मूला वही है, आप उसके लिए V2 इस्तेमाल कर ले, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q तो Q ही है, अपान में R यहां पर क्या, दूरी, और माइनस Q आवेश से बिंदु P की दूरी R तो नहीं है, कितनी है, R प्लस L, मैंने यहां पर रखी है, लिख रखी है, तो R प्लस L। लेकिन मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी हम प्लस Q आवेश कारण विभव देखेंगे तो प्लस का होगा, माइनस के कारण विभव माइनस का होगा, तो इसका विभव माइनस का होगा। सो V1 है हमारे पास, V2 है। अब ये दिशा इनकी होती नहीं, जब दिशा नहीं होती है तो सिंपल हम इनको जोड़ लेंगे, कुल वैद्युत विभव निकाल लेंगे। परिणामी वैद्युत विभव अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो परिणामी विभव कैसे ज्ञात करेंगे, V1 और V2 को जोड़ दीजिए। सो V बराबर में V1 क्या है भाई, हमारे पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q अपान R माइनस L, यही है V1। V2 क्या है, V2 है हमारे पास माइनस का, तो ये प्लस था, यहां वाला ये माइनस आएगा, तो माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q अपान R प्लस L। ओके, नाउ हमें क्या करना है, तो अब हमें यहां पर कॉमन ले लेना है यार, क्या मिलेगा, Q ऊपर मिल रहा है, नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन मिल रहा है, बचेगा क्या हमारे पास, R माइनस L बचेगा, यहां पर 1/R प्लस L बचेगा, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन करना है, सेम उसी प्रकार का कैलकुलेशन है जो हम लोगों ने कल किया था, ध्यान से देखना कैसे करते हैं। Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में, ध्यान से देखिएगा यहां पर एलसीएम लेंगे, R माइनस L इंटू में R प्लस L, R प्लस L यहां पर आएगा R प्लस L, और R माइनस L जब यहां पर आएगा ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस का R प्लस का L हो जाएगा, R से R भाई कैंसिल होगा, तब V बराबर में Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में यहां पर L और L 2L हो जाएगा, अपान में एक बार प्लस में हो एक बार माइनस में हो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, यहां पर कुछ दिखा, घंटी बजी, मैंने बताया था, कल भी कहा था मैंने, घंटी बजनी चाहिए यहां पर, जैसे आप 2QL देखें और दिखा यहां पर आपको, ठीक है। तो आप जैसे 2QL देखते हैं तो उसकी जगह पर आप P रख देंगे, क्या रखेंगे, P। सो यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखिए और 2QL को P लिख दीजिए, अपान में क्या, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। मैंने एक बात फिर बताई थी कि यहां पर हम मान करके चलते हैं कि L स्क्वायर है जो बहुत छोटा होता है R स्क्वायर की तुलना में, इसलिए हम L स्क्वायर को 0 या नगण्य मान लेते हैं, लगभग 0, ठीक है। और जैसे ही हम L स्क्वायर को छोड़ेंगे तो भाई क्या होगा, जरा ध्यान से देखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में P, और L स्क्वायर को तो छोड़ दिया, अपान में केवल R स्क्वायर बचेगा, और यही आपका फार्मूला होगा वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का सूत्र क्या होता है, ये अगर ये वैद्युत ध्रुव निर्वात में रखा है और अगर किसी अन्य माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K हो, तो ऐसी कंडीशन में K परावैद्युतांक माध्यम की जब बात कर दे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के साथ में K लगा देना यहां पर, इंटू में P/R स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आप इस फॉर्मूले को इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत इजी है, बहुत इजी है, आसानी से कर सकते हैं। यहां पर देखो, याद रखना हमेशा जब भी परावैद्युतांक आएगा वो एप्सिलॉन नॉट के साथ आएगा। अगर एप्सिलॉन नॉट ऊपर है तो परावैद्युतांक ऊपर लगा देना K, एप्सिलॉन नॉट नीचे है तो उसके साथ में ही K लगाना है, बस इतना याद रखना, ठीक है। चलो, तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम फिर बढ़ते हैं आगे। ले लिया ना, चलो मिटाते हैं
और अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो हमारे लिए होगा इंपॉर्टेंट, मैं जितने फार्मूले बताते जा रहा हूं ना, ये सारे फार्मूले आपको तैयार कर लेने भैया। ये डेरिवेशन जो हमने बताए हैं वो आपको हर हाल में तैयार कर लेना है और आपको अच्छे से पढ़ाई करना है, ठीक है। आगे बढ़े, अगला जो डेरिवेशन हम लोग करेंगे वो, अब डेरिवेशन मेरे ख्याल से जो वैद्युत विभव से संबंधित है वो अब हम लोगों को नहीं करना है। हमें क्या करना है, एक और जो इंपॉर्टेंट बात मुझे अभी अभी याद आई, उसको आप छोड़े ना, उसे बोलते हैं विभव प्रवणता। भाई विभव प्रवणता क्या होती है, पूछ दिया जाता है। विभव प्रवणता, ओके। सो विभव प्रवणता क्या होती है जरा समझिएगा। मैंने बताया था अभी कि अगर आप कहीं पर आवेश रखते हैं तो वो वैद्युत क्षेत्र बनाता है। अगर प्लस का आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र बनाएगा। वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन बाहर की ओर इस तरह से होगा। जैसे जैसे आप इस यहां पर वैद्युत विभव, ये वैद्युत क्षेत्र जो है, ये आवेश यहां पर विभव कुछ बनाएगा, यहां पर उससे कम विभव होगा। जैसे जैसे आप दूर जाते हैं, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़ते हैं, तो वैद्युत विभव का मान धीरे धीरे घटने लगता है, धीरे धीरे घटता चला जाता है। यहां पर विभव ज्यादा है, फिर कम हुआ और कम हुआ और कम हुआ और कम हुआ, धीरे धीरे घटता जाएगा। तो मतलब है वैद्युत विभव का मान वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़ने पर घटता जाता है, ठीक है। तो ये जो घटने की जो दर है, इस घटने की दर को ही हम लोग विभव प्रवणता कहते हैं। तो हम कह सकते हैं विभव प्रवणता क्या है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव में होने वाले परिवर्तन की दर को या कमी होने की दर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। और इसे हम लोग नॉर्मली के से व्यक्त कर लेते हैं। काहे से व्यक्त करते हैं, के से व्यक्त करते हैं। और विभव प्रवणता का जो फार्मूला के बराबर में होता है माइनस डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स होता है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। विभव प्रवणता के बराबर में माइनस डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स, नो प्रॉब्लम, आराम से आप याद रखें। विभव प्रवणता क्या है, मैंने बताया वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव में होने वाले परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं, नो प्रॉब्लम, आराम से हो जाएगा। माइनस में इसलिए लिखते हैं क्योंकि वो घटता जाता है विभव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, इसलिए वहां पर ऋणात्मक चिन्ह दिखा देते हैं, ओके। चलो आगे बढ़े, और आगे बढ़ करके अब हम लोग जानेंगे वैद्युत धारिता के बारे में। वैद्युत धारिता क्या है जरा समझते हैं, ठीक है। वैद्युत धारिता, देखो कॉन्सेप्ट समझना, बहुत इजी बातें मैं आराम से सरल तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं, आपको पता ही है। और एक बात याद रखना, अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो भैया शेयर जरूर कर देना, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें जरूरत है और हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपको ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे। जरा देखिए, वैद्युत धारिता की हम बात करने वाले, मान लिया कोई चालक है, ये इस चालक को अब आप आवेश देंगे, ठीक है, आवेश देंगे। मैंने थोड़ा सा आवेश दिया, थोड़ा सा आवेश दिया, इस चालक पर आ गया। मैंने और आवेश दिया और इस चालक पर आ गया, और आवेश दिया और इस चालक पर आवेश आ गया और आ गया। धीरे धीरे आप आवेश बढ़ाते जा रहे हैं, चालक पर आवेश की मात्रा बढ़ती जा रही है। अच्छा, चालक पर आवेश की मात्रा बढ़ने का मतलब यह है कि चालक में आवेश का वैद्युत विभव बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, वैद्युत विभव बढ़ रहा है। जैसे अगर हम यहां पर एक एग्जाम्पल से, आपके जीवन के एग्जाम्पल से कनेक्ट करें, आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लिया एक यहां पर टब है या बाल्टी है, कुछ भी मान लो, एक बर्तन है, ठीक है। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला, मान लिया 1 गिलास पानी डाला, तो ये आपका जल यहां तक बढ़ गया और ये आपका तल बढ़ गया। मैंने 1 गिलास और पानी डाला, जल का तल और उठ जाएगा ऊपर। 1 गिलास और पानी डाला तो जल का तल और उठ गया। तो इसी प्रकार जैसे जैसे आप किसी चालक को आवेश देते जाएंगे तो आवेश का तल उठेगा। आवेश के तल को हम वैद्युत विभव कहते हैं। इसमें जल के तल को तो हम तल कह रहे हैं, लेकिन जो आवेश का तल उठ रहा होगा, आवेश की मात्रा उसमें बढ़ रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। अब जरा समझना, धीरे धीरे आप डालते जाएंगे और बर्तन मान लिया इतना बड़ा है तो इस पर पानी डाला, इतना आ गया। मान लिया जितनी गिलासें आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 गिलास पानी आ गया इस बर्तन में। एग्जाम्पल ले लिया मैंने, ठीक है। अब 9वीं गिलास अगर आप इसमें पानी डालोगे तो क्या इस पर पानी आएगा, नहीं आएगा, वो बाहर फैल जाएगा क्योंकि वो पूरा बर्तन भर चुका है। इसका मतलब क्या है कि इस बर्तन की एक धारिता है, इससे ज्यादा ये पानी अपने भीतर नहीं ले सकता है। इसकी एक कैपेसिटी है, क्षमता है पानी को ग्रहण करने की। इसी प्रकार किसी भी चालक की क्षमता होती है आवेश के ग्रहण करने की।
कि वो कितना आवेश ग्रहण कर सकता है। उससे ज्यादा आवेश अगर उसको आप दोगे तो वो अपने ऊपर उस आवेश को नहीं झेल सकता, वो उसकी क्षमता उतनी नहीं है। ठीक है, तो आवेश को ग्रहण करने की जो क्षमता होती है उसी क्षमता को ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसकी वैद्युत धारिता कहते हैं। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनिए। मैंने ये बताया है कि किसी भी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, उस चालक की धारिता कहते हैं। ये तो नॉर्मल परिभाषा है जो कनेक्टेड है हम लोगों से, लेकिन अगर आप सूत्र से परिभाषा बनाने का प्रयास करेंगे तो जरा आप कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए। मान लिया कि कोई चालक था, ठीक है, कोई चालक है और इसको हमने Q आवेश दिया। Q आवेश देने पर इसका विभव कुछ ना कुछ तो बढ़ा ही होगा, कुछ ना कुछ तो बढ़ा ही होगा। जैसे एक गिलास पानी दोगे तो अभी तक मान लिया 2 सेंटीमीटर तक उसका तल था, एक गिलास पानी डाला तो 2 सेंटीमीटर से आगे कुछ ना कुछ तो बढ़ा ही होगा, 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर तल ऊंचा हो गया होगा। सिंपल इसी प्रकार से कि जब हम आवेश मैंने मान लिया Q आवेश दिया, तो Q आवेश देने पर वैद्युत विभव में जो परिवर्तन हुआ है वो मान लिया V हो गया, कि V वैद्युत विभव में होने वाला जो परिवर्तन है V है। तो आवेश Q और उसके विभव में होने वाले परिवर्तन V का जो अनुपात होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत धारिता कहते हैं, जिसे हम C से व्यक्त करते हैं। तो हम कह सकते हैं भैया, किसी चालक को दिए गए आवेश तथा उसके विभव में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को विभव प्रवणता कहते हैं। किसी चालक को दिए गए आवेश तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को क्या बोलते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। ये आप लिख सकते हो। और इसका मात्रक अगर आपसे पूछा जाए तो भैया Q का मात्रक आप कूलाम बोलोगे, ठीक है, और विभव का मात्रक आप वोल्ट बोलोगे, तो मात्रक होगा कूलाम प्रति वोल्ट, या फिर इसी को भैया बोलते हैं फैरड। क्या बोलते हैं, फैरड। ओके, दोनों बराबर के मात्रक होते हैं। तो विभव प्रवणता कह रहे हैं, हमने बोला वैद्युत धारिता। वैद्युत धारिता क्या है, किसी चालक को दिए गए आवेश तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। इसे C से व्यक्त करते हैं। मात्रक मैंने बता दिया कूलाम प्रति वोल्ट या फिर फैरड। ठीक है, ये दिमाग में कॉन्सेप्ट भरने अपने, ठीक है, ये सारी बातें। इसके बाद में धारिता जैसे ही आप पता चलती है तो आपको एक फार्मूला मैंने अभी बताया जिसका इस्तेमाल हम आगे करने वाले हैं। ध्यान से देखिए, मैंने क्या बताया, धारिता का फार्मूला C बराबर में Q/V। अगर मैं Q यहां से पूछूं तो Q बराबर में C/V हो जाएगा। Q बराबर में क्या हो जाएगा, C/V हो जाएगा। अगर मैं V पूछूं तो V बराबर में Q/C हो जाएगा। तो इधर उधर तोड़ मरोड़ करके हम फार्मूलों का इस्तेमाल करते रहते हैं हमेशा, जहां पर जैसा जरूरत पड़ेगा वैसा हम लोग करेंगे। ठीक है, एक बात और, वैद्युत विभवांतर या वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसे E, इनके बीच में एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन होता है E बराबर में V/D, ठीक है, या फिर V बराबर में E/D। ठीक है, ये आप याद रखिए, V बराबर क्या होता है, E/D। ये आपको याद रखना है। यहां पर V क्या है, विभव है, E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, D क्या है, दूरी। ओके, तो ये है D है यहां पर दूरी। चलो, अगर ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आगे हम बढ़ते हैं और एक डेरिवेशन आपको दिखाते हैं। वो है किसी आवेशित चालक में संचित स्थितिज ऊर्जा या संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। जब भी आपको संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कह दे या किसी आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा कह दे तो समझ लेना एक ही डेरिवेशन हमें करना है और वो डेरिवेशन मैं आपको बताता हूं। ठीक है, किसी आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा या फिर संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, यहां पर लिख देता हूं, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, या फिर आप कह सकते हैं संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, ये डेरिवेशन। अच्छा, एक बात याद रखना, मैं फालतू की चीजें बताने वाला ही नहीं हूं। मैंने बोला जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए शायद 3 तारीख को 3 मार्च को जो आपका पेपर है, केवल उसकी तैयारी कर रहे हैं हम लोग।
और केवल वही क्वेश्चंस कर रहे हैं जो उस एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आप ये ना कहना सर आपने वो छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, वो छोड़ दिया। भैया छोड़ रहे हैं, क्यों छोड़ रहे हैं वो सब चीजें? क्योंकि अब हमारे पास उतना समय नहीं है, हमें पूरा फिजिक्स पढ़ना है और केवल हम वही पढ़ाएंगे आपको जो आपके लिए जरूरी है। इसलिए हम कह रहे हैं धैर्य के साथ में ये क्लासेस देखिए, जो मैं पढ़ा रहा हूं इनको आप तैयार कर लीजिए। आपका 90+ पेपर आपको इन्हीं क्लासेस से बताए हुए क्वेश्चंस आपको सेम टू सेम आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। ये मैं आपसे वादा करता हूं, टेंशन लेने की बात नहीं है, पढ़ाई करते हैं हम लोग। ठीक है, आवेश चालक की स्थितिज ऊर्जा या फिर संधारित्र की स्थितिज, इस डेरिवेशन को करने के लिए सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, और वो फॉर्मूला क्या है? तो वो फॉर्मूला है आपके पास अभी जो मैंने आपको बताया था, V बराबर में होता है W/Q। अगर मैं कार्य की बात करूं तो W बराबर में V × Q। ठीक है, मतलब कार्य बराबर में होता है Q है आवेश और V है विभव। ठीक है, कार्य बराबर आवेश गुणे विभव। ठीक, ये अगर आपको पता है तो इस डेरिवेशन को हम लोग करेंगे, नो प्रॉब्लम। जरा ध्यान से देखिए कैसे। अब जरा समझो, मान लिया कोई चालक है, ये मान लिया कोई चालक है, इसको हमें Q आवेश देना है। कितना आवेश देना है? Q आवेश देना है। जब हम इसको Q आवेश देंगे तो इसका विभव कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। मान लिया अभी इस पर आवेश था ही नहीं, और जब आवेश था ही नहीं तो इसका विभव क्या था? 0 था। लेकिन मान लिया अभी तक इसका विभव 0 था, जैसे ही हम इसको Q आवेश दे देंगे तो अब विभव 0 ना रह करके उसका विभव हो गया V। तो Q आवेश देने पर विभव क्या हो गया? V हो गया। लेकिन आवेश Q को हम डायरेक्ट पूरा का पूरा नहीं देंगे, हम छोटे छोटे पार्ट में, फिजिक्स का नियम है कि छोटे छोटे पार्ट्स में काम किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर अब जरा ध्यान से देखिए, Q आवेश हम पूरा नहीं देने वाले हैं, Q आवेश को हम छोटे छोटे पार्ट्स में बांट लेंगे। और मैंने बताया था जब भी हम छोटे पार्ट की बात करते हैं किसी के तो इस्तेमाल करते हैं D। तो यहां पर हमने Q आवेश को DQ, Q आवेश का छोटा सा पार्ट लिया DQ, फिर छोटा सा पार्ट ले लिया DQ, फिर छोटा सा पार्ट ले लिया DQ। सो DQ 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 ये सारे DQ जब जोड़ देंगे तो उसका कुल आवेश Q हो जाएगा। मैंने यहाँ पर 4 दिखा दिया, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, अब जरा समझो, जब मैंने पहला वाला DQ दिया इसको तो उस समय इसका विभव था 0, तो 0 विभव पर हमने पहला वाला DQ दिया। ठीक है, अब इसका विभव कुछ ना कुछ तो बढ़ गया होगा, क्योंकि जैसे ही आप थोड़ा सा आवेश दोगे उसका विभव बढ़ा। अब मैंने जब दूसरा वाला DQ दिया, जब दूसरा वाला हम DQ आवेश इसको देंगे तो इसका, अभी ये वाला DQ हमने 0 विभव पर दिया था, क्या ये वाला DQ भी आप 0 विभव पर ही दे रहे हैं? नहीं, इसका विभव बढ़ चुका था, तो कुछ विभव बढ़ चुका था, कुछ भी हो गया था लेकिन मुझे नहीं पता, लेकिन बढ़ गया था। अब जैसे ही आवेश दिया तो इसका विभव और बढ़ गया होगा। फिर जब आप तीसरा वाला DQ भाग देंगे, ये वाला भाग देंगे इसको, तो क्या आपने ये वाला भाग इस वाले विभव पर, जितने विभव पर इस वाले पार्ट को दिया गया था उतने ही विभव पर इस वाले पार्ट को देंगे? नहीं, कुछ फिर बढ़ चुका होगा। तो हर पार्ट जैसे जैसे हम आवेश का देते जाएंगे तो हर आवेश का पार्ट एक अलग विभव पर दिया गया होगा। हर आवेश का पार्ट समान विभव पर नहीं दिया गया है। पहले वाले आवेश को तो हमने 0 विभव पर दिया, दूसरे वाले आवेश को कुछ और विभव पर दिया, तीसरे वाले आवेश को हमने कुछ उससे अधिक विभव पर दिया, और जब लास्ट वाला आवेश आप देंगे तो उसका लास्ट में जो विभव हो जाएगा वो इसका V विभव हो जाएगा। टोटल विभव क्या होने वाला है लास्ट में? V। तो लास्ट वाला विभव हो गया है V। अच्छा, तो अब हम कार्य निकालना चाहते हैं कि इस आवेश को देने में कितना कार्य किया गया होगा, कितना कार्य किया गया होगा। देखो, पहला वाला आवेश हमने 0 विभव पर दिया है तो उसमें तो कोई कार्य करना ही नहीं पड़ा, क्योंकि 0 विभव है तो कार्य करना ही नहीं होता है। W बराबर में Q × V, V 0 तो कार्य 0। दूसरे वाले विभव में कुछ कार्य करना पड़ा होगा, तीसरे वाले विभव में और ज्यादा कुछ कार्य करना पड़ा होगा क्योंकि विभव बढ़ चुका है, तीसरे वाले में, चौथे वाले में और ज्यादा कार्य करना पड़ा होगा क्योंकि और विभव बढ़ चुका है। तो अब हमारे पास विभव, अलग अलग विभव पर हमने आवेश दिए हैं, इसलिए हम Q आवेश को हम ये नहीं कह सकते कि हमने इस Q आवेश को V विभव पर दिया है। Q आवेश को हमने छोटे छोटे पार्ट में अलग अलग विभवों पर दिया है। अब हम किस
हम ये मान करके चलते हैं कि Q आवेश को किस विभव पर दिया है टोटल ओवरऑल, तो हम उसका औसत विभव निकाल लेते हैं। मान लिया पहले का 0 था और डॉट 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 बीच में बहुत सारे विभव दिए और लास्ट में विभव V हो गया, तो इनका अगर हम औसत निकालना चाहते हैं तो औसत आप कैसे निकालेंगे? औसत विभव अगर आप निकालना चाहते हैं तो औसत निकालने के लिए आपके पास एक फार्मूला होता है, जिससे मैं एग्जांपल दूं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, अगर इनका आपको औसत निकालना हो तो औसत निकालने का एक तरीका होता है कुल पदों का योगफल बटे में पदों की संख्या, सबको जोड़िए और जितनी संख्याएं हैं उससे भाग कर दीजिए। या फिर उससे सरल एक तरीका होता है कि पहली वाली और लास्ट वाली को आप जोड़ लीजिए, ठीक है, और उनका आधा कर दीजिए। तो भैया 14 का आधा 2, 7, तो इसका औसत विभव आप कुल पदों का योगफल बटे पदों की संख्या करके निकालेंगे तब भी 7 आएगा, और आप पहले और लास्ट वाले को जोड़ करके आधा कर लेंगे तब भी 7 ही आया, ठीक है। बशर्ते बस ये अंतर होना चाहिए कि यहाँ पर समान अंतर होना चाहिए। हर बार हम हर बार आवेश की मात्रा बराबर दे रहे थे तो हर बार विभव जो हो रहा होगा समान बढ़ रहा होगा, तो हम कह सकते हैं अगर हमें औसत विभव निकालना है तो हमें 0 और V को जोड़ करके आधा कर ले, औसत विभव निकल आएगा। तो हम कह सकते हैं औसत विभव क्या होगा, हम मान के चलते हैं कि हमने Q आवेश जब Q आवेश का पहला भाग दिया जाता है तब विभव क्या था? 0 था, तथा अंतिम भाग देने के बाद विभव क्या हो गया? V हो गया, V हो जाता है, ठीक है। इसलिए चालक का औसत विभव जो होगा, औसत विभव, ठीक है, औसत विभव जो हो जाएगा वो 0 और V को जोड़िए और आधा कर दीजिए, तो औसत विभव V/2 होगा। और आवेश क्या है? Q। तो अब कार्य कितना किया गया होगा आवेश देने में, तो लिखेंगे Q आवेश देने में किया गया कार्य। ओके, Q आवेश देने में कितना कार्य किया जाएगा, तो कार्य बराबर अभी हमने बताया कार्य W बराबर में आवेश गुणा विभव होता है, वैद्युत विभव, लेकिन यहां पर हम विभव औसत विभव लिखेंगे, औसत विभव, ठीक है। सो W बराबर में आवेश Q दिया गया है किस विभव पर? V/2 विभव पर। कुछ आवेश इससे कम विभव पर दिए गए थे, तो कुछ आवेश इससे ज्यादा विभव पर भी दिए गए थे। इसका मतलब जो एवरेज है वो हमने एवरेज निकाल लिया, औसत निकाल लिया, V/2 पर हम मान लेते हैं पूरा आवेश दिया गया है, ठीक है। सो W बराबर में हो गया 1/2 Q इंटू V। ये जो कार्य है यही कार्य चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है, तो हम कहेंगे यही कार्य चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। अतः स्थितिज ऊर्जा U बराबर में क्या होगा? ½ Q इंटू V, यही होगा, यही कार्य ही स्थितिज ऊर्जा कही जाएगी, ठीक है। तो एक तो U का फार्मूला, स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला ये हो गया, जो आपके लिए फेमस नहीं है। फेमस जो फार्मूला है वो भी मैं आपको बताता हूं। अभी मैंने बताया था Q, V और C के बीच में संबंध, C बराबर में Q/V, आपको अभी मैंने ये फार्मूला पढ़ाया। क्या आपको यहां आपको ये कह सकते हो, आप ये कह सकते हो V बराबर में क्या होगा? V बराबर मैंने बताया था Q/C होगा, तो यहां पर V की जगह पर Q/C अगर आप रखें तो U बराबर में ½ Q इंटू में V की जगह पर Q/C लिखेंगे, तो U बराबर में ½ Q² हो जाएगा। ये आपका एक दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा का। Q और V के पदों में स्थितिज ऊर्जा, ये है Q और C के पदों में स्थितिज ऊर्जा। अब हम C और V के पदों में स्थितिज ऊर्जा देखने वाले, जो बहुत जरूरी है। C और V के पदों में स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए आप Q की जगह पर क्या रखेंगे, तो Q बराबर भैया यहां पर अगर आप देखोगे Q बराबर में CV होगा, तो जहां पर Q है वहां पर जरा आप CV लिखिए। सो U बराबर में ½ तो है
Q की जगह पर CV लिखेंगे, Q स्क्वायर है तो C स्क्वायर V स्क्वायर हो जाएगा, अपान में C, एक C कैंसिल आउट होगा, U बराबर में हाफ CV स्क्वायर। याद रखिए U बराबर हाफ CV स्क्वायर, ये आपके लिए फेमस फार्मूला है वैद्युत किसी भी चालक, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा या फिर संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का भी फार्मूला यही होता है, U बराबर हाफ CV स्क्वायर। ओके, तो संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का है या फिर आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा का है, फार्मूला आपको यही इस्तेमाल करना है, U बराबर हाफ CV स्क्वायर। मैंने आपको डेरिवेशन बता दिया है, मैंने समझाया है, समझाने में थोड़ा समय लग जाता है भाई, लेकिन टेंशन नहीं लेना, आप धैर्य से देखना, सारी क्लासेस देखना, आपको समझ में आएगा। ओके, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले और बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की ओर, लेकिन उससे पहले संधारित्र के बारे में आपको हल्की सी एक परिभाषा दे देते हैं। परिभाषा क्या होती है संधारित्र की, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं भूल जाता हूं यार लेने को, आप ले लिया करो तुरंत, ठीक है। और पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, मैंने बताया है आपको टेलीग्राम पर जाना है, सर्च करना है आर्या कोचिंग और आपको तुरंत उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। और जैसे आप ज्वाइन करेंगे वहां पर आपको सारी की सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, ठीक है। अगर आप हमें इंस्टा पर फॉलो करना चाहते हैं यार फॉलो कर लो, क्योंकि बहुत सारे कम, बहुत कम फॉलोअर है, समझा करो। ARYA_सर, ठीक है, सर्च करिए, मेरा अकाउंट मिलेगा, फॉलो कर लो। अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो वहां पर आप हमसे पूछ सकते हो, डायरेक्ट बात करेंगे हम लोग, ठीक है। चलो आगे बढ़े, ठीक है। हाँ, हम लोग पढ़ने वाले हैं संधारित्र के बारे में। भैया संधारित्र क्या है पूछ दिया जाता है कभी कभी, इसलिए मैं आपको बता देता हूं संधारित्र क्या है। संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। मतलब नॉर्मल कंडीशन में जिस किसी भी चालक पर जितना आवेश रखा जा सकता है उससे ज्यादा आवेश रखने की जो युक्ति होती है उसी को हम लोग संधारित्र कह सकते हैं। हम कह सकते हैं कि कोई चालक है जिस पर अभी 5 कूलाम आवेश रख सकते हैं, एग्जाम्पल ले लिया मैंने, 5 कूलाम आवेश रख सकते हैं, ठीक है, इसकी क्षमता 5 कूलाम की है। और अगर मैं इसमें कुछ भी करूं, इसके आकार और रूप में कोई परिवर्तन ना करूं, लेकिन इसका जैसा आकार है वैसे रहने दूं, जितना बड़ा है ये उतना ही रहने दूं, ठीक है, इसके आकार या रूप में कोई परिवर्तन ना करूं, लेकिन आवेश इस पर 5 कूलाम से ज्यादा आ जाए, तो जो भी युक्ति हमें तैयार करनी पड़ेगी, जो भी समायोजन हमें करना पड़ेगा, उसी समायोजन को हम लोग संधारित्र कहते हैं। तो संधारित्र क्या है? संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है, जबकि उसके आकार या रूप में कोई परिवर्तन ना किया जाए। तो हम कह सकते हैं किसी चालक के आकार या रूप में परिवर्तन किए बिना उस पर पर्याप्त मात्रा आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। ऐसा समायोजन क्या कहलाता है? संधारित्र कहलाता है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। संधारित्र की धारिता को कौन कौन सी चीजें प्रभावित करते हैं? संधारित्र में अक्सर 2 प्लेटें होती हैं। वो प्लेटें आयताकार भी हो सकती हैं, वर्गाकार भी हो सकती हैं, वृत्ताकार भी हो सकती हैं, जैसी भी हो 2 प्लेटें होती हैं, समायोजन तैयार करना होता है, ठीक है। अब वो मैं पूरा डिटेल में तो नहीं बताऊंगा, आप सिर्फ समझिए। मान लिया एक प्लेट है संधारित्र की ये, एक प्लेट है संधारित्र की ये, ठीक है, ठीक है। अक्सर ऐसे हम लोग बनाएंगे। इस प्लेट को हम लोग क्या करेंगे? एक तार से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, स्वर्ण पत्र लगा देंगे। एक प्लेट को हम लोग अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, ये पृथ्वी है मान लिया, ठीक है। तो ये संधारित्र बन जाता है। एक पर हम +Q आवेश दे देंगे एक प्लेट को हम -Q आवेश दे देंगे, ठीक है। बराबर आवेश होता है दोनों प्लेटों पर, इस पर भी Q है, इस पर भी Q है, बस इस पर धनात्मक Q है, इस पर -Q है, ठीक है। इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी को हम लोग नॉर्मली d से व्यक्त किया करेंगे। किसी एक प्लेट का जो क्षेत्रफल होगा उसको हम लोग a से व्यक्त करेंगे, ठीक है। ये सारी बातें आपको पता है। इन दोनों प्लेटों के बीच का जो विभवांतर रहेगा, विभवांतर उसको हम v से व्यक्त करेंगे, ठीक है। ये सारी बातें आपको दिमाग में रख लेनी है, ठीक। अब जरा ध्यान से देखिए, इस संधारित्र की धारिता को क्या कोई ऐसे कारक हैं जो प्रभावित कर सकते हैं? ये अक्सर पूछ दिया जाता है कि संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो पहली बात ध्यान से देखिए, पहली बात है कि संधारित्र की धारिता प्रभावित हो सकती है अगर प्लेटों के बीच की दूरी परिवर्तित की जाएगी तो, ठीक है। दूसरी बात, संधारित्र की धारिता प्रभावित हो सकती है यदि प्लेटों का क्षेत्रफल परिवर्तित किया जाएगा, क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो, ठीक है।
तीसरा, संधारित्र की धारिता प्रभावित हो सकती है अगर प्लेटों के बीच का माध्यम परिवर्तित कर दिया जाए तो। जैसे बीच में अभी हवा है, हवा की जगह पर और कुछ रख दिया जाए, माध्यम परिवर्तित हो जाएगा, तब भी धारिता में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो 3 ऐसे कारक हैं। संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा या घट जाएगा, परिवर्तन होगा तो धारिता बदलेगी। प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ेगी घटेगी तब भी धारिता में परिवर्तन होगा, और बीच का माध्यम अगर बदला जाएगा तब भी धारिता में परिवर्तन हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के बारे में अब हम लोग जानते हैं जल्दी से। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता एक डेरिवेशन है जो अच्छा सा डेरिवेशन है, हम लोग करते हैं इसको। ठीक है, क्या, समांतर प्लेट संधारित्र, ठीक है, संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ये जो डेरिवेशन है भाई बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप छोड़ नहीं सकते किसी भी तरह से, हर बार पूछा जाता है लगभग। ठीक है, इस डेरिवेशन को करने के लिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए, वो जो फॉर्मूला अभी मैंने बताया है वो है v बराबर में e इंटू डी, आपको ये याद रखना चाहिए। ठीक है, दूसरा एक फॉर्मूला आपको ये पता होना चाहिए जो हमने कल आपको बताया था कि अगर कोई प्लेट है, धनावेशित ऋणावेशित किसी प्रकार की प्लेट है, तो किसी प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र कितना होता है, होता है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, या फिर इसको हमने बताया था Q अपान 2a एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, लेकिन अगर दो प्लेटें एक दूसरे के समांतर रखी हों, एक ये प्लेट है, एक ये प्लेट है, इस पर भी आवेश है, इस पर भी आवेश है, ऐसे मैंने प्लेट रख दी है। ठीक है, और दो प्लेटें समांतर रखी हो तो इनके बीच में एक पर प्लस आवेश हो एक पर माइनस आवेश हो। ठीक है, तो इनके बीच में जो वैद्युत क्षेत्र होता है उसके लिए फॉर्मूला था E बराबर में सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट ओनली, 2 हट जाता था, या फिर Q अपान A एप्सिलॉन नॉट। ये आपको याद रखने की जरूरत है। अगर आपको ये याद है, एक ये फॉर्मूला, दो प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र कितना होता है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। दूसरी बात, V बराबर में E इंटू डी, ये आपको याद होना चाहिए। बस इतना अगर याद है तो भाई ये डेरिवेशन हलवा हो जाएगा। ठीक है, करते हैं अब इस डेरिवेशन की शुरुआत करते हैं। ध्यान से देखो, मैं आपको पहले बता देता हूं कि आपको फार्मूले कौन कौन से जरूरत है, बस उन पर ध्यान दे लेना। ठीक है, ध्यान से देखो, मान लिया संधारित्र है एक प्लेट मैंने इस तरह से बना दी और एक प्लेट मैंने इस तरह से, प्लेट 2 होती है संधारित्र में, हमेशा याद रखना। एक प्लेट को मैंने धनावेश दे दिया Q, एक प्लेट को मैंने ऋणावेश दे दिया Q, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी को D हमने लिख दिया है। ठीक है, इस प्लेट को हमने एक स्वर्ण पत्र से जोड़ दिया है, इस प्लेट को हमने क्या किया है, आपकी अर्थ से कनेक्ट कर दिया है, ये है हमारी पृथ्वी। ठीक है, अच्छा, तो इनके प्लेट बीच में वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन प्लस से माइनस की ओर होगा, इस तरह से वैद्युत क्षेत्र होगा, किनारों पर कुछ ऐसे कर्व भी हो सकता है। ठीक है, प्लेटों के बीच की दी है और इनका क्षेत्रफल A है, प्लेटों का क्षेत्रफल क्या है, A है। तो क्या आप बता सकते हैं कि इनके बीच, आप ज्ञात क्या करना, याद रखना, ज्ञात करना है आपको C धारिता, और C बराबर में Q अपान V होता है। V आप ज्ञात करना चाहते हैं, Q तो आपको पता ही है, आवेश हमने Q दिया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। V आपको ज्ञात करना है और V का फॉर्मूला भी हमने बताया है E इंटू डी होता है। तो सबसे पहले अगर आप C ज्ञात करना चाहते हैं तो V ज्ञात करना पड़ेगा, V ज्ञात करना चाहते हैं तो E ज्ञात करना पड़ेगा, और E हमें पता है कितना होता है, दो प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र कितना होता है, अभी मैंने बताया, दो प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र जब एक प्लस हो एक माइनस हो तो दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, E बराबर में भैया क्या होगा, A अपान एप्सिलॉन नॉट, सॉरी Q अपान A एप्सिलॉन नॉट। अभी मैं देखो क्या लिख रहा हूं। ठीक है, क्या होता है, Q अपान A एप्सिलॉन नॉट, या सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट आप कह सकते हैं। ये होता है वैद्युत क्षेत्र। अगर कोई परावैद्युत पदार्थ रखा हो तो K लगा देंगे भाई, मतलब वायु है तो A एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा केवल। अगर कोई परावैद्युत पदार्थ रखा हो तो साथ में परावैद्युतांक उसका लगा देंगे K। ठीक है, मैंने बताया था परावैद्युतांक हमेशा एप्सिलॉन नॉट के साथ में रहेगा। ठीक है, Q अपान K A एप्सिलॉन नॉट, चलो ऐसे रख लिया मैंने। ठीक है, ये इसके बीच में वैद्युत क्षेत्र होगा। अच्छा, जब वैद्युत क्षेत्र आपने निकाल लिया है तो विभव निकाल लो फिर यार, विभव निकालेंगे। वैद्युत विभव कितना हो जाएगा, तो वैद्युत विभव कितना हो जाएगा,
दोनों प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र, ये लिख देना, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र E बराबर में Q अपान A एप्सिलॉन नॉट। अब लिखेंगे प्लेटों के बीच का विभवांतर V बराबर में E इंटू डी। भैया E कितना जरा आप बताएंगे? V बराबर में E है हमारे पास Q अपान A एप्सिलॉन नॉट D, सॉरी एप्सिलॉन नॉट K, ठीक है, और इंटू में D, इंटू में D ये, ठीक है। आपने V निकाल लिया, आपको चाहिए क्या था? C के लिए आपने V निकालने का प्रयास किया, V के लिए आपने E पहले निकाला, E निकाला तो V निकला है, V निकला है तो अब C निकाल लो। अब धारिता लिखेंगे, अतः समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर, हलवा है भाई, समांतर, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ठीक है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर में फॉर्मूला क्या है? Q अपान V। C बराबर में Q अपान V की जगह पर आप क्या लिखेंगे? Q इंटू में D अपान A एप्सिलॉन नॉट K, और भैया Q से Q खत्म, A एप्सिलॉन नॉट K ऊपर जाएगा, तो C बराबर में A एप्सिलॉन नॉट K अपान में क्या होगा? D होगा, और ये हो गया C बराबर A एप्सिलॉन नॉट K अपान D। लेकिन अगर वायु बीच में होता, वायु या निर्वात होता, अगर K परावर्तकांक का कोई माध्यम ना होता, वायु या निर्वात होगा, तो K की जगह पर 1 हो जाएगा, और तब वायु या फिर निर्वात के लिए, निर्वात के लिए जो K का वैल्यू होता है वो 1 होता है, इसलिए उसकी धारिता को हम C नॉट से लिखते हैं। C नॉट बराबर में क्या होता है? A एप्सिलॉन नॉट, K की जगह पर 1 हो जाएगा अपान में D, और ये फार्मूला हो जाता है। वायु या निर्वात अगर प्लेटों के बीच में है तो उसकी धारिता का फार्मूला है A एप्सिलॉन नॉट अपान D, और अगर K परावर्तकांक वाला माध्यम है तो A एप्सिलॉन नॉट K अपान D, ठीक है। तो ये फार्मूले आपको इस तरह से तैयार करना, बहुत सरल डेरिवेशन था, कुछ नहीं था भैया, दिमाग में अपना रखना। C निकालना तो Q अपान V और V बराबर में A इंटू डी, ये दोनों फार्मूले अगर आपको पता है तो फिर क्या आपको करना है? E बराबर में सबसे पहले दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र E बराबर में Q अपान एप्सिलॉन नॉट होता ही है, हमें पता है। अगर E हमें पता है तो V निकाल लिया, V बराबर में E इंटू डी होता है, ये हमें पता है, ठीक है। तो भैया E की जगह पर ये रख दिया हमने, जो हमें पता था, इंटू में गुणा कर दिया। जब V निकल आया तो C निकालने में क्या दिक्कत है? Q अपान V लगाया, V का वैल्यू रख दिया, Q से Q काट दिया, और इसको हमने आंसर दे दिया, ठीक है। नो प्रॉब्लम, बहुत आसानी से इस डेरिवेशन को कर सकते हैं, मुझे यकीन है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, जरा 1 मिनट मैं देख लूं क्लास कितनी देर की हो चुकी है, और भैया क्लास हो चुकी है 57 मिनट की, ठीक है, 57 मिनट की क्लास हो चुकी है। अभी मैं पढ़ा चुका हूं, एक काम करते हैं, एक छोटा सा डेरिवेशन और है इसी के आगे का, वो मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद में क्लास खत्म भाई, बस थोड़ी देर और, बस देख लीजिए। अगर आपको पसंद आ रही है क्लास तो शेयर कर देना भैया, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करके केवल वही चुनिंदा क्वेश्चंस मैं आपके सामने ला रहा हूं जो आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि देख रहे हो मेहनत हम कर रहे हैं आपके लिए, तो सब्सक्राइबर बहुत कम है, देख रहे हो, तो यार सब्सक्राइबर बढ़वाइए, किसी तरह से आप हमारा सपोर्ट करें। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, कि तो काम दे रहे हो गुरुजी, काम नहीं दे रहे यार, कर सकते हो ना इतना तो अपने गुरुजी के लिए। चलो आगे बढ़े, ठीक है, गाली ना दो यार। आगे बढ़ते हैं भैया, आगे क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच में आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो या रखा हो। ध्यान से देखिए, मैं कौन सा डेरिवेशन बताने वाला हूं, जब यही समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो, ठीक है। देखो अभी फार्मूला वही है, कुछ उसी तरीके से हम लोगों को करना है। जैसे मान लिया एक प्लेट है, ठीक है, ये समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटें हैं दोनों, एक को हमने प्लस क्यू आवेश दिया है, एक को हमने माइनस क्यू आवेश दिया है। टेंशन ना लेना, आराम से समझना, ठीक है। अगर पूरे जगह जो प्लेटों के बीच में जितनी जगह है सब कहीं या पूरी जगह में अगर K परावैद्युतांक वाला माध्यम भरा हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। धारिता का मैंने फॉर्मूला बता दिया है, A एप्सिलॉन नॉट K अपान D,
तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर ये परावैद्युत पदार्थ पूरी जगह में ना हो, आंशिक रूप से भरा हो, थोड़ी जगह में हो थोड़ी जगह में ना हो, मान लिया ये टी मोटाई में केवल आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा है, यहां पर ये परावैद्युत पदार्थ है केवल, ठीक है, ये परावैद्युत पदार्थ जिसका परावैद्युतांक K है, और यहां पर वायु ही हो या निर्वात ही हो, तब आप क्या करेंगे, इसके लिए फार्मूला हम लोग देखने वाले हैं। ओके, तो अब ध्यान से देखिए, इसके लिए हम फार्मूला क्या करेंगे, ध्यान से देखते हैं, जरा समझते हैं, इनको हम जोड़ देते हैं, ठीक है, स्वर्ण पत्र से, अर्थ से, ठीक है। दोनों के बीच की दूरी तो d है ही, ठीक है। तो अब जरा बताइएगा, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी वायु में कितनी है, तो वायु में यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यही तो दूरी है वायु वाली, तो d तो नहीं कर सकते, d से t घटा दो, ये मोटाई घटा दो, तो वायु वाली दूरी आ जाएगी। जरा वायु में दूरी किसकी बीच की, प्लेटों के बीच की दूरी d माइनस टी है, वायु में दूरी कितनी है, d माइनस टी, और परावैद्युत पदार्थ के बीच में दूरी कितनी है, ये तो वायु की दूरी है, ये है परावैद्युत पदार्थ में जो प्लेटों के बीच की दूरी है, परावैद्युत पदार्थ में दूरी, ठीक है। तो परावैद्युत दूरी, यार मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं आपके लिए, ठीक है, परावैद्युत दूरी या परावैद्युत पदार्थ में प्लेटों के बीच की दूरी आपको पूरे विस्तार से लिखना है, कितनी है, टी। वायु में दूरी कितनी है, d माइनस टी, परावैद्युत पदार्थ में दूरी कितनी है, t, ठीक है। आपको निकालना क्या है, धारिता, कॉन्सेप्ट वही है, जरा ध्यान से देखो, मैंने क्या बताया था, C बराबर में Q अपान V होता है, तो आपको पहले V चाहिए, और V आप कैसे निकालते हैं, तो V के लिए आपके पास फार्मूला है E इंटू डी, आपको E चाहिए, और E आपको पता है क्या, वायु वाली E आपको पता है, तो प्लेटों के बीच में वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो वायु में वैद्युत क्षेत्र कितना होता है, E नॉट कर देते हैं इसे, क्या होता है, A एप्सिलॉन नॉट, सॉरी Q अपान A एप्सिलॉन नॉट, क्या होता है, Q अपान A एप्सिलॉन नॉट, अभी हमने बताया था। और जब परावैद्युत पदार्थ हर जगह पर भरा हो, तब परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर में Q अपान A एप्सिलॉन नॉट K होता है, ठीक है। तो अब आपको निकालना क्या है यार, आपको V चाहिए, विभवांतर चाहिए, तो यार विभवांतर कहाँ, अकेले थोड़ी है, वायु वाला विभवांतर अलग निकालो, परावैद्युत पदार्थ वाला विभवांतर अलग निकालो, दोनों को जोड़ लो, कुल विभवांतर आ जाएगा। तो विभवांतर V बराबर क्या होगा, V वायु वाला और परावैद्युत पदार्थ वाला, ऐसे V डैश हमने लिख दिया, V नॉट और V डैश, V नॉट क्या है, वायु वाला विभवांतर, और V डैश क्या है, परावैद्युत पदार्थ वाला विभवांतर। ये मैंने ऐसे लिख दिया यार, आप अच्छे से लिख लेना अपने हिसाब से समझ करके, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखो, V बराबर में क्या होगा, V नॉट वायु वाला विभवांतर, विभवांतर के लिए फॉर्मूला है V बराबर E इंटू डी, तो E क्या है, वायु वाली E, देखना वायु वाली E है Q अपान A एप्सिलॉन नॉट, इंटू में D मतलब दूरी, और वायु वाली दूरी कितनी है, वायु वाली दूरी है D माइनस टी, ओके, प्लस V डैश निकालना है, मतलब परावैद्युत पदार्थ वाला विभवांतर, तो फार्मूला तो वही है E इंटू डी, E क्या है, परावैद्युत पदार्थ वाला E है आपके पास Q अपान A एप्सिलॉन नॉट K, और इंटू में D क्या है, परावैद्युत पदार्थ वाली दूरी क्या है, T, तो यहाँ पर T लिख दो, बस कॉमन ले लो भैया, V बराबर में क्या कॉमन मिलेगा, Q अपान A एप्सिलॉन नॉट कॉमन मिला, आपके पास क्या बचेगा, D माइनस टी बचेगा, और प्लस क्या बचेगा, T अपान K बचेगा, ठीक है। V निकल आया हमारा, जैसे ही V निकल आता है, अब धारिता निकाल लो, धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर Q अपान V होता है, तो C बराबर Q लिखिए, अपान में V, ये पूरा उठा करके रख दो, Q अपान A एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में D माइनस टी प्लस T अपान K, ठीक है भैया। Q से Q खत्म करो, A एप्सिलॉन नॉट पलट के ऊपर जाएगा, तो C बराबर में A एप्सिलॉन नॉट पलट के ऊपर गया, और नीचे क्या बचेगा, D माइनस टी और प्लस T अपान K, और यही आपका फार्मूला हो जाता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फार्मूला। जब प्लेटों के बीच में आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो, तो ये फार्मूला होता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का। मेरे ख्याल से आपको ये भी फार्मूला आपको समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट आप अच्छा सा ले लीजिए। हम
अब यहीं पर क्लास को समाप्त करेंगे। एक बात जरूर कहूंगा भाई, सुन के जाओ, 1 मिनट रुक जाओ भैया, 1 मिनट रुक जाओ यार। अगर ये क्लासेस पसंद आ रही हैं तो इसको जरूर शेयर कर दो, जरूर शेयर कर दो। आपके सपोर्ट की मुझे जरूरत है, ठीक है। और मैं ऐसे ही लगातार हर चैप्टर की एक क्लास लाऊंगा आपके लिए, केवल वही क्वेश्चंस लाऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए जरूरी है। इसलिए आपको सपोर्ट, आप मुझे सपोर्ट करें, ये आपका हक है और ये आपका काम है भाई, ये आपका फर्ज है। और अपना फर्ज आप अदा करिए और मैं अपना फर्ज अदा करूंगा। मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा, मैं आपके सारे चैप्टर्स क्लियर करवाऊंगा, वो सारे क्वेश्चंस हर चैप्टर के लेकर के आऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए जरूरी हैं। न्यूमेरिकल्स भी लेकर के आऊंगा, साथ ही साथ में आपको न्यूमेरिकल्स भी वीडियो क्लासेस मिलेंगी। ऑलरेडी मैं 3 या 4 चैप्टर के न्यूमेरिकल्स आपको डाल चुका हूं, ठीक है। और एक दिन में 2 वीडियोस आया करेंगी, तो एक न्यूमेरिकल की और एक इस क्लास की, मतलब ये जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं, दोनों क्लासेस आपको मिला करेंगी। लेकिन अभी 2-3 दिन आपको केवल यही क्लासेस मिलेंगी, डोंट वरी, परेशान ना होना। फिजिक्स की तो क्लासेस मैंने बता ही दी हैं और आपको मैथ की क्लासेस बहुत ही जल्दी लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, आप अपनी पढ़ाई करते रहिए।